चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आज ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज का हमारा जो क्लास है वो कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का जो प्रकरण है संसाधन एवं विकास। आज इसी पे चर्चा करेंगे हम लोग, संसाधन एवं विकास पे। ऑनलाइन क्लास की ये मेरी प्रथम क्लास है और इसमें देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान के तहत एक प्रकरण लिया गया है संसाधन एवं विकास। इस पे आज चर्चा करेंगे। आवाज आ रही है यहाँ? ठीक है, जुड़े रहिए। आवाज कहीं भी डिस्कनेक्ट होगा, कोई भी प्रश्न यदि मन में आएगा तो उसको पूछना है ना। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है संसाधन एवं विकास पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं संसाधन एवं विकास पर चर्चा करने से पहले देखते हैं सबसे पहले हम लोग संसाधन। ये संसाधन क्या है? संसाधन क्या है? तो संसाधन प्रकृति में उपलब्ध हर वह वस्तु, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव, जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। मतलब प्रकृति में जो भी यहाँ एक मिनट, हाँ कोई सर क्लास में जुड़ेंगे तो जुड़ जाइए। हाँ सर, पढ़ा। ठीक, नमस्कार। हाँ ठीक। हाँ, तो मैं कहा था संसाधन पे। मैंने कहा कि प्रकृति में उपलब्ध हर एक वह वस्तु जो सजीव हो या निर्जीव, जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संसाधन। संसाधन बनने से पहले किसी भी वस्तु का 3 प्रकार के प्रकरणों से या 3 प्रकार के बातों से गुजरना पड़ता है। 3 प्रकार की बातों से गुजरना पड़ता है। इसमें पहला बात है संसाधन को प्राप्त करने की तकनीकी। तकनीकी का मतलब क्या होता है? आधुनिक युग में चलने वाले सभी प्रकार की जो मशीनें हैं, जो छोटे से लेकर के बड़े बड़े जलयान तक जो चल रहे हैं, और किसी भी क्षेत्र में हो, तकनीकी की हमें आवश्यकता होती है। तकनीकी अर्थात मशीन। तो यदि कोई वस्तु हमारे उपयोग के लायक यदि बनता है, तो सबसे पहले उस वस्तु को तकनीकी से होकर के गुजरना पड़ता है। तकनीकी के माध्यम से यदि कोई वस्तु हमें प्राप्त होता है, मान लीजिए कोई खदान है, खदान में हम लोग कच्चे माल के रूप में यदि लोहा निकाल रहे हैं, लोहा निकालने के पश्चात उसे निकाल करके हम लोग कारखाना में ले जाते हैं। कारखाना में ले जाते हैं तो उस कच्चे पदार्थ को या कच्चे माल को एक पक्के रूप में मनुष्य के उपयोग के लायक बनाने के लिए बड़े बड़े तकनीकी से होकर के गुजरना पड़ता है। यदि वह वस्तु तकनीकी से होकर के यदि वह वस्तु नहीं गुजर पाया, तो वो हमारे उपयोग के लायक नहीं बनता है और उसे हम लोग संसाधन फिर नहीं कर सकते। तो पहला होता है किसी भी वस्तु को यदि संसाधन बनना है, मनुष्य के उपयोग के लायक बनना है, तो पहले उसे तकनीकी से होकर के गुजरना पड़ता है। तो जो वस्तु तकनीकी से होकर के गुजर गया और मानव की आवश्यकताओं के लायक बन गया और मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति किया, वह वस्तु क्या बन जाता है हमारे लिए? संसाधन। ये पहला होता है किसी भी वस्तु को संसाधन बनने के लिए 3 प्रकार की बातों से होकर के गुजरना पड़ता है। तो उसमें पहला बात है प्राप्त करने की तकनीकी। दूसरा जो बात आता है, उस वस्तु का आर्थिक संभावना होना चाहिए। वस्तु क्या बोले? हाँ, थोड़ा सा उसका प्रॉब्लम हो सकता है। क्या बोलते हैं, नेट का उधर है ना, नेट सही से? हाँ सर। हाँ, अभी आ रहा है। हाँ।
ठीक है। पहला बात क्या बताया मैं, किसी भी वस्तु को संसाधन बनने से पहले उसको तकनीकी से होकर के गुजरना पड़ता है। दूसरा बात है कि उस संसाधन का आर्थिक संभावना होना चाहिए, उस संसाधन का आर्थिक संभावना होना चाहिए। आर्थिक संभावना का मतलब होता है कि यदि कोई वस्तु हमारे लिए उपयोग के लायक बन रहा है तो भविष्य में उसका क्या होना चाहिए, हमें फायदा देने वाली होना चाहिए। फायदा अर्थात लाभ। कोई वस्तु तभी हमारे लिए उपयोगी होगा जब उसका भविष्य में हमें क्या मिले, लाभ मिले। यदि उस वस्तु से हमें किसी भी प्रकार की लाभ नहीं मिलती है तो हमारे लिए वह संसाधन नहीं हो सकता। जैसे देखिए, एक कच्चे माल को खुदाई करने के लिए हमें यदि 1 लाख रुपया की लागत आ जाती है, यदि 1 लाख रुपया की लागत आ जाती है खुदाई करने के लिए, और कहीं वो वस्तु बन करके बिक रहा है मार्केट में कहीं 20,000 रुपया में, यदि वह वस्तु 1 लाख रुपए की लागत हो गई और 20,000 रुपए में यदि बिक रहा है तो हमारे लिए यह संसाधन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसका आर्थिक संभावना होना चाहिए। जब हम 1 लाख रुपए खर्च किए हैं तो कम से कम हमें उसमें कुछ हमें लाभ मिलना चाहिए। 1 लाख से ज्यादा की यदि वो वस्तु होगी तब जाकर के क्या बनेगी, संसाधन, अन्यथा वह हमारे लिए संसाधन नहीं होगी। तो कोई भी वस्तु जो संसाधन बनती है मानव की, उसके लिए पहले तो तकनीकी से गुजरना पड़ता है। दूसरा है कि उस वस्तु का आर्थिक संभावना होना चाहिए। आर्थिक संभावना का मतलब भविष्य में वह वस्तु हमें लाभ देने वाली होना चाहिए। यदि वह वस्तु हमें लाभ नहीं देती है तो हमारे लिए संसाधन नहीं हो सकता। इसके बाद तीसरा जो आता है सांस्कृतिक मान्यता। संसाधन को बनने से या संसाधन बनने के लिए तीसरा जो बातों से होकर के उस वस्तु को गुजरना पड़ता है वो होता है क्या, सांस्कृतिक मान्यता। सांस्कृतिक का मतलब होता है हमारे समाज में निहित वह सभी प्रकार की रहन सहन या सांस्कृतिक मान्यता जो हमारे संस्कृति से जुड़ी होती है। तो वह वस्तु यदि हमारे उपयोग के लायक बन रहा है कोई भी वस्तु, तो उसको समाज में मान्यता होना चाहिए। यदि वह वस्तु समाज में मान्यता नहीं है तो हमारे लिए वह संसाधन नहीं है। वह संसाधन तभी बनेगा जब कोई वस्तु को समाज क्या दे, मान्यता दे। तो कैसे मान्यता देता है? जैसे देखिए, सांस्कृतिक मान्यता में एक लेते हैं हम लोग तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा हम लोग जान रहे हैं कि तुलसी का पौधा का हम लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है, पूजा करते हैं। और यदि उसी पौधा को हम कहीं खाना बनाने के लिए जलाऊ लकड़ी के रूप में इस्तेमाल करें तो समाज इसको मान्यता नहीं देती है, इसलिए वह हमारे लिए संसाधन नहीं होगी। वह किसके लिए संसाधन होगी? केवल वो हमारे पूजा के लिए संसाधन है, न कि भोजन पकाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से समाज किसी भी वस्तु को मान्यता देती है तभी जाकर के वह हमारे लिए क्या होता है, संसाधन बनता है। तो ये 3 बातों से होकर के संसाधन को गुजरना पड़ता है तभी जाकर के हमारे लिए कोई भी वस्तु संसाधन बनती है। यदि यह 3 बातों से होकर के किसी भी बात में यदि वह वस्तु फेल हो गया तो वह हमारे लिए संसाधन नहीं होगी। तो संसाधन क्या है कि मानव की आवश्यकताओं को जो वस्तु पूरा करता हो, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव, वही क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। तो किसी भी वस्तु को संसाधन बनने से पहले उनको 3 बातों से होकर के गुजरना पड़ता है। पहला है प्राप्त करने की तकनीकी, दूसरा है उसकी आर्थिक संभावना होना चाहिए, तीसरा है उस वस्तु को समाज में मान्यता भी होना चाहिए। ये तो हो गया संसाधन। अब संसाधन का हम लोग वर्गीकरण करके देखते हैं। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, संसाधन को बांटना। तो वर्गीकरण करते हैं तो कुछ आधार पे करते हैं। संसाधन का वर्गीकरण हम लोग कुछ आधार पे करते हैं। तो पहला आधार देखते हैं संसाधन के वर्गीकरण में। पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति का मतलब क्या होता है कि वह वस्तु बना कैसे उत्पन्न हुआ। उत्पत्ति के आधार पर यदि हम लोग संसाधन को देखते हैं कि उस वस्तु को, जैसे ये चौक है, ये चौक में मैं क्या कर रहा हूं, अभी स्टडी करा रहा हूं तो ये मेरे लिए क्या है, रिसोर्स है, संसाधन है। लेकिन इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो उत्पत्ति कैसे हुई? तो
के आधार पर हम लोग देखते हैं दो, पहला है जैव और दूसरा है अजैव। तो पहला जैव का मतलब क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कोई संसाधन जीवित वस्तु से तो पैदा नहीं लिया, कोई जीवित वस्तु होता है जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जैसे देखिए हम लोग वनस्पतियां साग भाजी जो खाते हैं हम लोग, वो क्या है? जैविक संसाधन। उसका उत्पन्न कैसे हुआ है? जीवों से हुआ है। उसका उत्पन्न कैसे हुआ है? जीवों से हुआ है। इसी जैव संसाधन में हम एक ले सकते हैं मानव को। मानव भी क्या है? संसाधन ही। इन तीन बातों को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी भूमिका कौन निभाती है? मानव निभाती है। तकनीकी को चलाने के लिए भी मानव होता है, आर्थिक संभावना को तलाशने में भी मानव की भूमिका निभाती है, और सांस्कृतिक रूप से या समाज में मान्यता देने का कार्य कौन करता है? मानव। तो मानव भी जीवों में, जैव संसाधन में मानव भी क्या है? संसाधन है। तो उत्पत्ति के आधार पर दो है, पहला जैव और दूसरा अजैव। कोई भी वस्तु जब जीवों के आधार पर उत्पन्न होता है तो उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैसे साग भाजी, वनस्पतियां, आपका पेड़ पौधे से मिलने वाले जो भी हमारे खाद्य सामग्री है, या जंगलों में मिलने वाले जो वनोपज है, ठीक है, वो है क्या? जैव। दूसरा है अजैव। अजैव का मतलब होता है कि ऐसा संसाधन जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति तो करता है, लेकिन उसकी उत्पत्ति जीवों से ना होकर के अजैविक होता है, मतलब जीवों से उसकी उत्पत्ति नहीं होती। जैसे ये चौक, ये जीव से उत्पन्न नहीं हुआ है। ये देखिए डस्टर, ठीक है, ये जीवों से उत्पत्ति नहीं हुई। ये जैसे बोर्ड, ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर रहा है, परंतु ये क्या है? जीवों से इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के हैं, पहला है जैव और दूसरा है अजैव। दूसरा देखते हैं संसाधन के वर्गीकरण में समाप्यता के आधार। समाप्यता का मतलब होता है कि वह संसाधन कब तक रहेगा, क्या समाप्त होगा या तो पूरा आजीवन रहेगा, ये देखते हैं। इसे समाप्यता के आधार पर कहते हैं। समाप्यता के आधार पर भी संसाधन दो प्रकार का होता है, पहला है नवीकरण और दूसरा अनवीकरण। नवीकरण का मतलब होता है कुछ संसाधन ऐसे हैं जिसका जितना उपयोग हम लोग करते हैं, प्रकृति पुनः उसको उतना बना लेती है, मतलब वो पुनः उतना बन जाता है। तो ये क्या कहलाता है? नवीकरण संसाधन। नवीकरण का मतलब होता है कि जितना हम कुछ संसाधन का उपयोग करते हैं उतना ही पुनः बन जाता है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब क्या है? नवीकरण है। जल हो गया, जितना हम उपयोग करते हैं प्रकृति उसको पुनः क्या कर लेता है? बना लेता है। तो ये क्या है? नवीकरण संसाधन। दूसरा है अनवीकरण संसाधन। अनवीकरण संसाधन का मतलब क्या होता है कि ऐसा संसाधन जिसका उपयोग हम लोग करते हैं तो उतना बनने के लिए हजारों लाखों वर्ष लग जाती है। जैसे जीवाश्म, कोयला, पेट्रोलियम। कोयला यदि हम किसी खदान से निकालते हैं तो उतना कोयला बनने के लिए हजारों लाखों वर्ष लग जाती है। जीवाश्म क्या है? जीवाश्म वनस्पतियों का पृथ्वी में दबे हुए अवशेष को क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। किसी जीव या वनस्पति कोई भी हो, यदि वो पृथ्वी पे दब जाता है और उसका जो अवशेष बचता है तो उसे क्या कहते हैं? जीवाश्म। तो इसी तरह से कोयला बनने के लिए हजारों लाखों वर्ष लग जाती है। जैसे प्रकृति में बहुत सारे वनस्पतियां दब गई, दबने के बाद उसका दोहन होते रहता है पृथ्वी में, तो उसका जो लिक्विडपन है वो और नीचे चला जाता है और जो अवशेष बच जाती है वो वनस्पति कोयले का रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो एक चट्टान नुमा बन जाता है वनस्पतियों का, जिसे हम लोग कोयला के रूप में जानते हैं। तो समाप्यता के आधार पर संसाधन दो प्रकार का होता है, पहला है नवीकरण और दूसरा है अनवीकरण।
नवीकरण का मतलब होता है जितना मनुष्य जितना उपयोग करता है प्रकृति पुनः उसको उतना बना लेती है। और अनवीकरण का मतलब होता है कि जितना हम उपयोग करते हैं उतना संसाधन बनने के लिए हजारों लाखों वर्ष लग जाती है, जिसे हम लोग अनवीकरण करते हैं। नवीकरण का उदाहरण में पवन जल वायु है, अनवीकरण के उदाहरण में जीवाश्म कोयला पेट्रोलियम है। तो ये हो गया समाप्यता के आधार पर संसाधन। तीसरा आता है स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को हम लोग देखते हैं तीन रूपों में। पहला है व्यक्तिगत, दूसरा है सामुदायिक और तीसरा है सरकारी। तो व्यक्तिगत, हाँ हाँ गुरु, अमन मुटेड है क्या, देखिए तो। हाँ अमन मुटेड है कि क्या? म्यूट किया था, म्यूट। आवाज सुनाई दे रहा है ना सर का ना? हाँ सर आ रहा है। आ रहा है ना? हाँ सर। कंटिन्यू करें? जी ठीक है, बस थोड़ा सा और है ना? दो देख लिया हम लोग, तीसरा देख रहे हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन का मतलब, स्वामित्व का मतलब क्या होता है कि उसका मालिक कौन है। कोई भी संसाधन का एक होता है मालिक, ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को हम लोग तीन रूपों में देखते हैं। पहला व्यक्तिगत, दूसरा है सामुदायिक और तीसरा है सरकारी। तो व्यक्तिगत का मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत का मतलब खुद का अपना निजी, जैसे कोई भी हमारे पास यदि कोई वस्तु है तो हमारे खुद का है तो हमारे क्या होगा, वो निजी होगा। इसे हम लोग क्या कहेंगे? व्यक्तिगत। व्यक्तिगत में जैसे आ जाता है बाग, चारागाह, घर। जैसे हमारा घर है, बाग मतलब होता है बगीचा, छोटा मोटा हम लोग बागवानी कर लेते हैं, छोटा मोटा हम कभी चारागाह में उगा लेते हैं, ठीक है। अपने घर में पशुपालन करते हैं तो पशुओं को खिलाने के लिए छोटा सा बगिया का निर्माण करके उसमें चारागाह उगा लेते हैं, वो हमारे खुद का होता है। जैसे घर में जहाँ हम निवास करते हैं वो हमारे खुद का है, तो इसलिए वो क्या हुआ? व्यक्तिगत संसाधन। घर है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रहा है, वो हमारा क्या हुआ? व्यक्तिगत, ठीक है। दूसरा आता है सामुदायिक। सामुदायिक का मतलब होता है सामूहिक, कुछ गांव का हो सकता है। गांव, हमारे पूरे गांव भर जितने गांव में जितने व्यक्ति निवास करते हैं उन सभी का कुछ संसाधन होता है जिसका उपयोग पूरा गांव करता है। एक गांव का हो सकता है, कुछ 10-20 गांव का भी हो सकता है, एक व्यक्ति का हो सकता है, 50 व्यक्ति का हो सकता है। तो इस तरह से क्या है कि कुछ ऐसे संसाधन होता है जो सामूहिक रूप से जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, उसे हम लोग कौन से संसाधन कहते हैं? सामुदायिक संसाधन। जैसे देखिए चारण भूमि। चारण भूमि का मतलब होता है गौचर भूमि। कोई गांव में यदि गौचर भूमि है तो हमारे सभी की मवेशियां, पूरे गांव भर की मवेशियां प्लस आसपास के गांवों की मवेशियां भी वहां क्या करते हैं? चरते रहते हैं या अपने भोजन लेते रहते हैं। तो वो क्या है कि वो सभी उसको उपयोग करते हैं, इसलिए चारण भूमि क्या है? सामुदायिक संसाधन है। दूसरा क्या है? शमशान। शमशान का मतलब तो समझ ही रहे हैं कि शमशान किसी एक, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक फैमिली का होता है, या तो फिर पूरे गांव का होता है, या तो फिर 2-4 गांव आसपास मिल करके एक ऐसे जगह नियुक्त कर लेते हैं जहां मतलब मनुष्य की मृत्यु होने के पश्चात यदि उनके जो भी क्रियाक्रम करना है उसको हम लोग एक स्थान, विशेष स्थान पर उसका क्रियाक्रम करते हैं, वो कहलाता क्या है? शमशान। तो शमशान भूमि किसी गांव के करीब रहे या दूर रहे, उसको उपयोग उस गांव के सभी लोग करें या 2-4 गांव के लोग करें, तो वो क्या कहलाता है? सामुदायिक संसाधन, ठीक है। ये सामुदायिक संसाधन होता है। इसके बाद आता है सरकारी। सरकारी का मतलब होता है कि ऐसा संसाधन जिसका उपयोग पूरा देश करता है। सरकारी का मतलब क्या होता है कि ऐसा संसाधन जिसका उपयोग पूरा देश करता है, और जिस संसाधन का उपयोग पूरा देश करता है उसे हम लोग सरकारी संसाधन कहते हैं। जैसे देखिए इसमें दिखता क्या है? सड़कें, नहरें, रेल मार्ग, ये दिखता है। रेल मार्ग, सड़कें, नहरें, रेल मार्ग, नदियां,
ये सब क्या है? राष्ट्रीय या सरकारी संसाधन। ठीक है, ऐसे संसाधन जिसका उपयोग पूरा देश करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सरकारी संसाधन कहते हैं। सड़कों का उपयोग पूरा देश के निवासी करते हैं। कुछ विदेशों के लोग भी यदि आते हैं तो हमारे देश में यदि टूरिस्ट के रूप में आते हैं तो उनको भी हम लोग मना नहीं करते हैं कि आप सड़क का उपयोग क्यों कर रहे हो, सड़क में क्यों चल रहे हो, ट्रेन में आप विदेशी हैं तो नहीं बैठ सकते। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, या किसी व्यक्ति को एक हम लोग उसके क्षेत्रता के आधार पे हम लोग उसको मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो राष्ट्रीय जो संसाधन होता है उसको उपयोग पूरा देश करता है। तो पूरा देश जिस संसाधन का उपयोग करता है उसे राष्ट्रीय या सरकारी संसाधन के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से है स्वामित्व के आधार पर संसाधन तीन संसाधनों में बटा हुआ है। स्वामित्व के आधार पर पहला है व्यक्तिगत, दूसरा है सामुदायिक और तीसरा है सरकारी। इसके बाद आता है चौथा जो संसाधन है विकास के आधार पर संसाधन। विकास के आधार पर संसाधन को हम लोग देखते हैं कि वह संसाधन कितना है और कैसे विकास करेगा। तो कैसे विकास करेगा? तो विकास के आधार पर संसाधन को हम लोग तीन रूपों में देखते हैं। पहला है संभावी और दूसरा है विकसित, तीसरा है भंडार। ठीक है, तो पहला संसाधन देखते हैं विकास के आधार पर, तो संभावी। संभावी का मतलब क्या होता है कि प्रकृति में ऐसे बहुत सारी वस्तुएं उपलब्ध है जो प्राकृतिक संपदा कहलाती है। प्राकृतिक संपदा कहलाती है जिस तक मनुष्य पहुंच नहीं पाया, लेकिन वो चीज प्रकृति में उपलब्ध है। जहां मनुष्य पहुंच जाता है और उस किसी भी वस्तु को अपने उपयोग के लायक बना लेता है तो वह हमारे लिए क्या बन जाता है? संसाधन। तो कुछ संसाधन तक मनुष्य पहुंच तो गया है, लेकिन उसका उपयोग करने में थोड़ी तकनीकी समस्या है। जैसे देखिए आज की डेट में हमारे भारत में राजस्थान और गुजरात की तरफ इतनी हवाएं चलती है, उस हवा से हम चाहें तो वायु ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, उसकी संभावना है। हमारे देश में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो समुद्र तट से लगे हुए हैं और समुद्र तट से लगे होने के कारण समुद्र में अक्सर ज्वार भाटा आती रहती है। तो ज्वार भाटा को हम लोग उपयोग करके विद्युत बना सकते हैं, लेकिन हमारे देश में अभी तकनीकी की कमी है और तकनीकी रूप से हमारा देश थोड़ा पिछड़ा हुआ है। इसलिए हम उस संसाधन तक पहुंच तो गए हैं, लेकिन उसके उपयोग करने में अभी हम लोग क्या है? असक्षम। कारण क्या है? तकनीकी नहीं है हमारे देश में, लेकिन उसका संभावना है कि हम वायु ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। राजस्थान गुजरात जैसे क्षेत्रों में हमेशा हवाएं चलती रहती हैं, इसलिए हम उस वायु ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। इसी तरह से भारत में हमारे कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो जहां समुद्र से लगे हुए हैं, जैसे मुंबई है। मुंबई में मुंबई खंभात की खाड़ी बसी हुई है। गुजरात में कच्छ का क्षेत्र है, उस क्षेत्र समुद्र से सब लगे हुए हैं। यहाँ अक्सर ज्वार भाटा देखने को मिलते रहता है। यहाँ अक्सर ज्वार भाटा देखने को मिलते रहता है, इसलिए उस संसाधन की क्या है? संभावना। पानी क्या हुआ? उस संसाधन की क्या है? संभावना है कि भविष्य में हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है विकसित। विकसित का मतलब होता है कि कुछ संसाधन ऐसे हैं जो विकसित रूप में आ चुका है, जिसका उपयोग हम लोग करते चले जा रहे हैं और उसको और ज्यादा हम लोग विकसित कर सकते हैं। कुछ संसाधन ऐसे हैं जो हमारे जानकारी में आ चुका है और जानकारी में आने के पश्चात उसका उपयोग हम लोग कर ही रहे हैं, और उसको बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आज देखिए पढ़ाई हो रही थी स्कूलों में, पढ़ाई तो हो रही थी स्कूलों में, ऑफलाइन चल रहा था। आज गवर्नमेंट ने निर्धारित किया कि अभी महामारी का दौर चल रहा है, महामारी के दौर में टीचरों को यह एक जिम्मेदारी दे दिया गया कि ऑनलाइन क्लास चलाएं।
पढ़ाई तो हम लोग करा ही रहे थे, लेकिन आज थोड़ा सा क्या हो गया, हम लोग और ज्यादा विकसित होने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आज ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा ज्यादा विकसित होने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए कोई भी संसाधन जो हमारे तक पहुंच चुका है और उसका हम लोग बेहतर उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं, वो क्या है, विकसित संसाधन है। इसके बाद आता है तीसरा, भंडार। भंडार का मतलब क्या होता है कि प्रकृति में बहुत सारी वस्तुएं क्या है, उपलब्ध है। प्रकृति में बहुत सी वस्तुएं उपलब्ध है। कुछ वस्तुओं के बारे में मनुष्य जाना है और कुछ मनुष्य के बारे कुछ संसाधन के बारे में मनुष्य को जानकारी प्राप्त नहीं है, परंतु वह भंडारण आज भी है हमारे प्रकृति में। जब मनुष्य उस भंडारण तक पहुंच जाता है तो वह हमारे लिए क्या बन जाता है, उपयोग के वस्तु बन जाता है और वह क्षेत्र भंडारण के दृष्टिकोण से पूरी तरह से भरा जाता है। और उस भंडार का जब पता लग जाता है मनुष्य को, तो फिर उसका उपयोग करके हम लोग अपने लायक बना लेते हैं और ये संसाधन हमारे लिए उपयोग में आने लगता है। इस विकास के आधार पर देखा जाए तो 3 प्रकार के संभावी, विकसित और भंडार। एक प्रश्न यह उठ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या है। अंतरराष्ट्रीय संसाधन का मतलब होता है कि ऐसा संसाधन जिसका उपयोग पूरा विश्व करता है। अब बातें ये आती है कि पूरा विश्व ऐसे कौन सा संसाधन है जिसका उपयोग करते हैं। तो उपयोग करने का मतलब यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है, अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र। अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र का मतलब होता है, यहाँ लिखा हुआ है 20 मील समुद्री चैनल। अब 20 मील समुद्री चैनल को समझने के लिए एक हमको डीपिंग कार्य करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा इसका परिचय देता हूँ कि 20 मील समुद्री चैनल क्या है। थोड़ा सा यहाँ मैं मिटा दे रहा हूँ। 20 मील समुद्री चैनल क्या है बता रहा हूँ। ये एक समुद्र है, मान लेते हैं ये समुद्र है। यहाँ कोई द्वीप है, यहाँ बहुत सारे देश बसे हुए हैं, यहाँ बहुत सारे देश बसे हुए हैं। यहाँ द्वीप है, महाद्वीप है, यहाँ बहुत सारे देश बसे हुए हैं और ये समुद्री चैनल है। तो ये देश जैसे हमारे भारत एशिया महाद्वीप में यहाँ बसा हुआ है और इससे लगा हुआ अरब सागर है, तो भारत देश यदि समुद्र तट से लगा हुआ है तो ये समुद्र में 200 मील तक भारत का पकड़ रहे। अर्थात यहाँ के जो भी संसाधन है उसका उपयोग भारत कर सकता है। यहाँ भारत चाहे तो द्वीप बसा सकता है। इसके बाद 200 मील से यदि बाहर हो गए ये क्षेत्र, इस देश का भी 200 मील से यदि बाहर हो गए, जैसे देखते हैं यहाँ इस क्षेत्र में भारत है, अरब सागर है, अरब सागर पे इधर में आपका भूमध्य सागर पड़ेगा, भूमध्य सागर, लाल सागर, काला सागर, इसके बाद अटलांटिक महासागर का एरिया आ जाता है। तो ये अटलांटिक महासागर के एरिया से भी इधर बहुत सारे ऐसे देश हैं। एशिया है, एशिया से लगा हुआ यूरोप है, यूरोप एशिया का अंतिम जो देश है वो साइप्रस है, छोटा सा देश है, वो भूमध्य सागर में ही है समथिंग। तो कोई भी देश यदि 200 मील समुद्री चैनल से पार कर जाता है, यहां आ जाता है 200 मील, तो ये ऐसा क्षेत्र होता है समुद्र में जिस पर विश्व के किसी भी देश का पकड़ नहीं होता है। अर्थात विश्व के कोई भी देश जा करके उस समुद्र में व्यापार कर सकता है, अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित कर सकता है, उस समुद्र में जो मिलने वाली वस्तुएं हैं उसका उपयोग कर सकता है। ये क्या कहलाता है, 200 मील समुद्री चैनल। इसी क्षेत्र को कहा गया है अंतरराष्ट्रीय अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र। अर्थात विश्व के कोई भी देश जा करके उस समुद्र के बीच में मिलने वाली जो भी वस्तुएं हैं उस संसाधन का उपयोग कर सकता है। तो इस तरह से रहा हमारा संसाधन का एक प्रकरण पे हम लोग चर्चा किए। टॉपिक तो था संसाधन एवं विकास, तो पहले हम लोग देखें इसको संसाधन
संसाधन। विकास को समझने से पहले सबसे पहले हम समझना हमें पड़ता है कि संसाधन क्या है। तो संसाधन, उम्मीद है कि आज आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई प्रश्न है तो फिर इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है, कहीं भटकाव है तो पूछ सकते हो यहाँ। अमन